देखिए, राजनीति को अक्सर सिर्फ जीत हार का खेल समझा जाता है, पर असल में ऐसा है नहीं। ये लोगों की जिंदगी, उनकी उम्मीदों और उनकी चुनौतियों की कहानी है। आज हम यहाँ किसी पार्टी का जश्न मनाने या किसी की आलोचना करने के लिए नहीं हैं। हम हरियाणा के एक विधानसभा क्षेत्र बरवाला की कहानी को आंकड़ों और तथ्यों के आईने में देखेंगे। हमारा मकसद पूरी तरह से गैर पक्षपाती है, ताकि शासन के लिए एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार हो जो सीधे जनता के मुद्दों पर आधारित हो। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। बरवाला को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी मिट्टी और इसके लोगों को समझना होगा। ये एक ग्रामीण कृषि प्रधान इलाका है। ये वो भारत है जिसकी असली कहानी आप जानते हैं अखबारों की हेडलाइंस में नहीं मिलती। वो लिखी जाती है खेतों की मिट्टी में, किसानों के पसीने में और यहाँ के लोगों के रोजमर्रा के संघर्षों में। और जो आंकड़े हम देखने जा रहे हैं वो इसी जमीनी हकीकत का एक हिस्सा है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक सफर पे चलेंगे, 6 कदमों का सफर। हम बरवाला की जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर उन आंकड़ों को समझेंगे जो कहानी बताते हैं, और आखिर में हम शासन के लिए एक स्पष्ट और एक्शन लेने लायक प्लान तक पहुंचेंगे। ये सफर है एक तरह से बीमारी की पहचान से लेकर उसके इलाज तक का। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, बरवाला की जमीन। किसी भी राजनीतिक विश्लेषण की शुरुआत लोगों को, उनकी अर्थव्यवस्था को और उनकी रोज की चुनौतियों को समझने से ही होती है। आइए बरवाला के असली चरित्र को समझते हैं। तो ये है बरवाला का एक मोटा मोटा सामाजिक आर्थिक ढांचा। यहाँ की राजनीति में जातिगत समीकरणों की अपनी एक भूमिका है, जिसमें जाट, ओबीसी और दलित समुदाय ये प्रमुख हैं। लेकिन एक चीज है जो सबसे अलग दिखती है, जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है यहाँ का वोटर टर्नआउट। 72 से 89%। जरा सोचिए, इसका मतलब साफ है, यहाँ के लोग चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हैं। वो अपने मुद्दों को लेकर बहुत जागरूक हैं, सक्रिय हैं और अपने वोट की ताकत को अच्छी तरह पहचानते हैं। ये शब्द, ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी का कड़वा सच है। पानी की किल्लत मतलब किसान का दर्द, सिंचाई और घरों के लिए बार बार जाती हुई बिजली, और सबसे बड़ी बात, युवाओं के लिए मौकों की कमी। यही वो असली मुद्दे हैं जो यहाँ की राजनीतिक हवा का रुख तय करते हैं, जो हर चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो अब आता है भाग 2। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। चलिए अब लोगों की कहानी से उन ठोस नंबरों की ओर बढ़ते हैं जो इस विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक सफर को साफ साफ दिखाते हैं। 26,942 ये महज एक नंबर नहीं है, ये 2024 में जीत का अंतर है। ये एक ऐसे बड़े जनादेश का प्रतीक है जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया, और यही हमारी सबसे बड़ी पहेली है जिसे हमें सुलझाना है। आखिर इतना बड़ा फासला क्यों और कैसे बना? अब जरा 2024 के वोट शेयर पर नजर डालिए। जीतने वाली पार्टी को 47.7% वोट मिले, जो एक बहुत मजबूत बढ़त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी देखिए कि लगभग 24% वोट दूसरी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों में बंट गए। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि विपक्ष का एक अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है, लेकिन वो एकजुट नहीं है, वो बिखरा हुआ है। और राजनीति में आप जानते हैं, बिखरा हुआ विपक्ष हमेशा सत्ताधारी पार्टी के लिए एक तरह का तोहफा ही होता है। अब ये स्लाइड देखिए, ये है पूरी कहानी का सार। 2019 में जीत का अंतर कितना था? सिर्फ 3.13%। मतलब मुकाबला बिल्कुल कांटे का था, एक एक वोट की कीमत थी। लेकिन 2024 में यही अंतर उछलकर 19.2% हो गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक तरह का भूकंपीय बदलाव है। तो सवाल वही है, हुआ क्या? तो हम इस बड़े बदलाव के कारणों में और गहरे जाएं, उससे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। हमारे संवैधानिक मूल्य हमें एक जिम्मेदारी देते हैं कि हमारी सार्वजनिक बहस, खासकर राजनीति को लेकर, हमेशा तथ्यों पर आधारित हो, सम्मानजनक हो। ये विश्लेषण उसी जिम्मेदारी को निभाने की एक कोशिश है। तो हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं। ये सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने के लिए है कि क्यों हुआ। आइए इस बदलाव के पीछे के कारणों को समझते हैं। भाग 3, जनादेश का विश्लेषण। अब हम डायग्नोसिस के अगले लेवल पर जा रहे हैं। यहां हमारा ध्यान किसी व्यक्ति या नेता पर नहीं होगा, बल्कि उस सिस्टम पर होगा, उन संरचनाओं पर होगा जिन्होंने ये नतीजा पैदा किया। इस बड़े बदलाव को समझने के लिए एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, वोट विखंडन, या आम भाषा में कहें तो वोटों का बंटवारा। इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक केक है और उसे खाने वाले 4 लोग हैं जिनकी पसंद एक जैसी है। अगर वो चारों अलग अलग लड़ेंगे तो केक के छोटे छोटे टुकड़े ही मिलेंगे,
और हो सकता है कि पांचवां व्यक्ति जिसकी पसंद अलग है वो आकर सबसे बड़ा टुकड़ा ले जाए। राजनीति में ठीक यही होता है। जब एक ही तरह के वोट बैंक के लिए कई उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं तो वोट बढ़ जाते हैं और इसका सीधा फायदा तीसरे को मिलता है। बरवाला में 2019 में ऐसा ही कुछ हुआ था। तो यहां देखिए, दो चुनावों की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। 2019 में विपक्ष पूरी तरह बिखरा हुआ था, वोट यहां वहां बट रहे थे। लेकिन 2024 में तस्वीर 180 डिग्री घूम गई। जीतने वाले के पक्ष में वोट एकजुट हुए, जबकि विपक्ष जमीन पर, बूथ के लेवल पर बहुत कमजोर दिखाई दिया। ये कहानी है बिखराव से एकीकरण की। तो अब आता है भाग 4, 5 प्रमुख शिकायतें। चलिए अब सिस्टम और पार्टियों की बात छोड़कर वापस लोगों की बात करते हैं। वो कौन से मुद्दे हैं जो बरवाला के लोगों के दिल और दिमाग में सबसे ऊपर हैं? ये 5 मांगे असल में बरवाला की जनता का असली एजेंडा हैं। ये सिर्फ शिकायतों की लिस्ट नहीं है, ये मतदाताओं की तरफ से किसी भी सरकार के लिए एक सीधी साधी टू डू लिस्ट है। पानी, बिजली, सड़क, आमदनी और रोजगार, ये मुद्दे आप देखिए किसी भी पार्टी या विचारधारा से बहुत ऊपर हैं। ये जीवन की बुनियादी जरूरतें हैं। और ये टेबल ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे हर एक शिकायत का एक ठोस नीतिगत समाधान मौजूद है। ऐसा नहीं है कि समस्याएं लाइलाज हैं। पानी की समस्या है तो उसका समाधान नहर जोड़ने की परियोजनाओं में है। बिजली की कटौती है तो उसका समाधान ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में है। ये टेबल असल में शासन के लिए एक पूरा रोड मैप है। भाग 5, शासन का ब्लूप्रिंट। तो ठीक है, हमने समस्या समझ ली, अब समाधान की बात करते हैं। यहां से हम एक ठोस एक्शन लेने लायक रणनीति पर बात करेंगे जिसका एक ही मकसद है, जनता का विश्वास दोबारा जीतना। ये देखिए, ये किसी भी चुनाव के लिए एक मॉडर्न, एक डिसिप्लिन्ड 90 दिन के कैंपेन का ढांचा है। ये आखिरी वक्त की बड़ी बड़ी रैलियों पर नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक, डेटा ड्रिवन तरीके पर निर्भर करता है। हर एक फेज का एक साफ मकसद है, जमीन पर अपनी पकड़ बनाने से लेकर वोटर को पोलिंग बूथ तक लाने तक। और इस पूरी स्ट्रैटेजी के दिल में है बरवाला विकास योजना। ये एक मजबूत 10 पॉइंट प्लान है जो सीधे सीधे उन 5 शिकायतों का जवाब देता है जिनकी हमने पहले बात की थी। नहर का पानी, 24 घंटे बिजली, युवाओं के लिए स्किल सेंटर। ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं हैं, ये विकास का एक साफ सुथरा नक्शा है। सबसे जरूरी बात यह है कि राजनीति करने का पुराना तरीका, जो सिर्फ विरासत और आखिरी समय की रैलियों पर चलता था, अब काम नहीं करता। नया ब्लूप्रिंट लोकल मुद्दों पर फोकस करता है। वो डेटा का इस्तेमाल करता है, व्हाट्सएप जैसे टूल से सीधे वोटर तक पहुंचता है और एक प्रोएक्टिव संवाद बनाता है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं। भाग 6, विश्वास को दोबारा कैसे बनाया जाए। और इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो ये है कि लंबे समय की राजनीतिक सफलता हमेशा ठोस गवर्नेंस और कमाए हुए भरोसे की नींव पर ही टिकी होती है। ये लाइन इस पूरे विश्लेषण का सार है। चुनाव कोई घुड़दौड़ नहीं है जहां हम सिर्फ ये देखें कि कौन जीता और कौन हारा। असल में चुनाव एक मौका है लोगों की जरूरतों को डेटा के जरिए समझने का और उन तक सेवाएं पहुंचाने के लिए बेहतर सिस्टम बनाने का। यही शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। और हाँ, जब हम डेटा और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक नैतिक जिम्मेदारी सबसे पहले आती है। हर नागरिक के डेटा और उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना विश्वास बनाने की पहली शर्त है। ये सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं है, ये लोगों का सम्मान करने और सही काम करने का तरीका है। तो अंत में हम इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं, क्या काम करके दिखाने वाली और सिस्टम को सुधारने वाली राजनीति तोड़ने और बांटने वाली राजनीति की जगह ले सकती है? ये सवाल सिर्फ बरवाला के लिए नहीं है, ये हमारे पूरे लोकतंत्र के भविष्य के लिए है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।